हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कल के वीडियो में हमने जो है अपने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो अपना प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे थे, उसके बाकी के प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो बातें तो बाद में होती रहेंगी। हम जो है अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम अपना प्रश्न। किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है क्या कहलाता है? वेस्ट मोल्ड, मदर मोल्ड, फ्लेक्सिबल मोल्ड या इन्वेस्टमेंट मोल्ड? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मदर मोल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोनवेयर जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान तक पकाया जा सकता है? ठीक है, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1400, 1500 डिग्री, 1550 डिग्री या फिर 1600 डिग्री। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको पका सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? वडोदरा में स्थापित प्रसिद्ध मूर्ति अबेकस के शिल्पी कौन हैं? ठीक है, वडोदरा में मूर्ति है जिसका नाम है अबेकस। इसके शिल्पी, इसके जो मूर्तिकार हैं वो कौन हो जाएंगे? महेंद्र पांड्या, शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट या फिर नागजी पटेल? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागजी पटेल। इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण 1999 में किया था। ठीक है, वडोदरा में। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ है 16 फीट। ठीक है, इसका साइज़ 16 फीट हो जाएगा। ठीक है, और माध्यम की अगर बात करें तो माध्यम इसमें हो जाएगा पत्थर। ठीक है, यानी कि स्टोन से ये बनाई हुई है। तो नागजी पटेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली में हुआ था? ठीक है, तो सबसे फेमस जो हमारा सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये आप लोगों को पता होगा। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम ब्लैक पैगोडा भी कह देते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा मोढेरा सूर्य मंदिर है, अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ पड़ता है, मोढेरा का सूर्य मंदिर हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो इस मंदिर की वास्तुकला शैली है वो कौन सी है? सोलंकी है, द्रविड़ है, वैशर है या फिर नागर है? देखो, नागर शैली हमारे नॉर्थ में चलती है, जो इंडिया का नॉर्थ एरिया है, यानी कि उत्तरी जो एरिया है वहाँ पे ये चलती है। ठीक है, कुछ भाग इसमें इंडिया का पश्चिमी भी आ जाता है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी हम इसको बोल सकते हैं। वेसर जो है हमारे मिडिल यानी कि मध्य भारत में चलती है। और द्रविड़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे साउथ इंडिया में चलती है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी भारत की तरफ इस शैली के मंदिर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मोढेरा के सूर्य मंदिर का पूछा है, तो मोढेरा के सूर्य मंदिर की जो वास्तुकला है, अब गुजरात में होने के कारण इसकी जो शैली है वह है सोलंकी। हम यहाँ पे नागर नहीं लगाएंगे। ठीक है, नागर में ज़्यादातर उत्तर भारत, थोड़ा भाग उसमें पश्चिमी भारत और थोड़ा भाग उसमें मध्य भारत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नागर शैली का अगर मैं एग्जांपल दूं तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ पड़ते हैं? हमारे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और इनकी शैली क्या है? नागर शैली है। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो सारी मंदिर की कला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, ये सब हम अपने मूर्तिकला वाले टॉपिक में, चैप्टर में कवर करते रहेंगे। चलिए अभी हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है, दयाराम साहनी का संबंध में की गई खुदाई से था। अब देखो, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जनरली भी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसके बहुत बड़े केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। और सिंधु घाटी में सबसे पहले खोजी गई जो स्थली थी यही थी। ठीक है, 1921 में इस स्थल की खुदाई किनकी देखरेख में हुई थी? वो थे दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। और दूसरी अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। और किसने कराई थी? राखलदास बनर्जी ने।
ठीक है, R.D. बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि ये जो खुदाई का कार्य हो रहा था भारत में, उस समय हमारे पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये कह लो कि किन की देख रेख में हमारे जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये खुदाइयाँ हो रही थी। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। एक मिनट, वो कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल की देख रेख में ये सारे काम हुए थे और कुछ स्थलों की खुदाइयाँ हुई थी, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कलाकार के रंग रंजक रंग सिद्धांत में जब तीन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? जैतूनी, हरा, सफ़ेद, धूसर, धुंधला या फिर काला। देखो, जब तीनों प्राइमरी रंगों को यानी कि येलो, ब्लू और रेड, यानी कि पीला, नीला और लाल, जब इनको तीनों को आपस में हम मिला देंगे तो इन तीनों की क्या हो जाएगी? रंगत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा काला रंग हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है? एक्वांटिंग में प्लेट को बिछाने के लिए, प्रस्तर प्रस्तर या प्लेट को एच के लिए, किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए, या फिर गोंद को हटाने और प्रस्तर या प्लेट को पुनः सुग्राही बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे वैसे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं वॉश आउट का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिस्कुट फायरिंग का संबंध किससे है? ठीक है, टेराकोटा से है, कांस्य ढलाई से है, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों को चमकाने के लिए, या फिर मूर्तियों पर पतीना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी वह वस्तुएं जिनको आग में पकाया जाए। ठीक है, तो वो क्या बन जाती हैं? वो टेराकोटा में बदल जाती हैं, क्योंकि उनका रंग कैसा हो जाता है? भूरा और रेड, थोड़ा भूरा और लाल जैसा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी को पकने के बाद क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन आप लोगों ने देखे हैं या फिर इस्तेमाल भी किए हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो वही क्या है, बिस्कुट फायरिंग का संबंध किससे है? टेराकोटा से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सममितीय संतुलन के उदाहरण हैं? व्यतिरेकी संतुलन है, एकांतर संतुलन है, ऊर्ध्वस्थ संतुलन है, भार संतुलन है, विकर्णीय संतुलन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एकांतर संतुलन, दूसरा आ जाएगा ऊर्ध्वस्थ संतुलन, या फिर तीसरा आ जाएगा विकर्णीय संतुलन, यानी कि बी सी और ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा किस में? ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चल टाइप से मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन संगत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संगत नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है, गुटेनबर्ग ने चल टाइप की अन्वेषण किया था, बिल्कुल सही है। उपयुक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो कब किया गया था? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जो गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की थी वो कब की थी? 1440 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे ये राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे इस अन्वेषण से ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ऑफसेट मुद्रण हमारा बहुत आधुनिक है और इसकी खोज कब हो गई थी? देखो 15वीं शताब्दी में हो गई थी। ठीक है, तो अगला क्या कहता है, चल टाइप से प्रथम मुद्रित पुस्तक बाइबल थी, बिल्कुल सही है। चल टाइप को बनाने में शीशा, लौह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी, सी और ई ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो जाता है। तो बी, सी और ई हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, खजुराहो शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता को चिन्हित कीजिए। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ बताए थे मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये मंदिर हमारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नागर शैली बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदू और जैन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे हिंदू से भी संबंधित मंदिर हैं और जैन धर्म से भी संबंधित मंदिर हैं, जैसे आदिनाथ है। ठीक है, तो
फिर है इसमें आंतरिक भाग का केवल चित्रकला से अलंकरण, बिल्कुल भी नहीं, ये अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने स्ट्रक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे चित्रकला का कोई मतलब नहीं हो जाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मंदिर विशाल और ऊंचा पीठिका पर निर्मित किया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक उल्लेखनीय उदाहरण है, नहीं, मदुरई का मीनाक्षी जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है और वह तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, जबकि ये वाले मंदिर हमारे कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी केवल हमारे राइट हो जाएंगे। ए, बी और डी हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें मिल जाते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए, ठीक है, वो कौन कौन सी हो जाएगी, चैरियटियर ऑफ डेल्फी हो जाएगी, डिस्कोबोलस हो जाएगी, डेरिफोरस हो जाएगी, या फिर प्राक्सीटेल्स हो जाएगी, या फिर एथेनियन मेडेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है यूनानी कला की कांस्य मूर्तियाँ, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज में निर्मित जो स्कल्पचर हैं हमारे, उनको हमने छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आंसर है ए, जो चैरियटियर ऑफ डेल्फी है, ये हमारी ब्रॉन्ज में निर्मित है। फिर हमारी डिस्कोबोलस है मायरोन की, ठीक है, मायरोन की है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और फिर है हमारी डेरीफोरस, डेरीफोरस जो है वो हमारी पॉलीक्लितस की है, ठीक है। तो ये ए, बी और सी हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पॉप कला आंदोलन के कलाकारों का चयन कीजिए, यानी कि पॉप कला आंदोलन जो था उसमें कौन कौन थे, जॉन मीरो, रिचर्ड लिंडनर, एंडी वारहोल, ऑट्टो म्यूलर, या फिर जियों आर्प थे। तो इसमें जो है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन कौन थे, या फिर ये कह लो इनके पॉप कला आंदोलन के कलाकार कौन कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड लिंडनर, और फिर दूसरे जो हमारे हो जाएंगे एंडी वॉरहॉल, यानी कि बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही दो व्यक्ति थे जो हमारे पॉप कला आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो हमारा बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, डुशेम्प की कलाकृतियों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी मिल है, द लाइट सेविंग है, द ब्राइड स्ट्रिप्स बाय हर बैचलर्स इवन है, द फाउंटेन है, टिल्ड फील्ड है। तो यहाँ पे इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हो जाएगी, सबसे पहला कॉफ़ी मिल, ये भी इनकी कृति है, ठीक है। फिर इसमें है द ब्राइड स्ट्रिप्ड बाय हर बैचलर्स इवन, ये भी इन्हीं की हो जाएगी। और फिर आएगी दी फाउंटेन, यानी कि ए, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारे तीनों हैं, तो ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लियोनार्डो दा विंची किस रूप में विख्यात हैं। अब देखिए लियोनार्डो दा विंची जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे कि उन्होंने, चाहे वो कला हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने हर जगह अपनी जो है छाप छोड़ी है, ठीक है। तो वो एक बेस्ट कलाकार भी कहे जाते हैं। मोनालिसा उनकी कलाकृति का सबसे फेमस उदाहरण है। अगर आपने मोनालिसा के बारे में पढ़ा है या सुना है, उसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप जाइए उसको एक बार देखिए ध्यान से, मोनालिसा के ऊपर, ठीक है, क्या खासियत है उसकी, ठीक है। तो मोनालिसा इनकी चित्रकला का एक सबसे फेमस एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ये एक मूर्तिकार भी हैं, मतलब थे, सॉरी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे जिन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ किया था। लेकिन इतनी सारी जगह इनका जो है पार्टिसिपेंट होने के कारण, अ, मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी फील्ड में इन्होंने काम किया है, उसके कारण ये अपने जीवन काल में बहुत कम काम कर पाए हैं कला के क्षेत्र में, ठीक है। और कई सारी उनकी कृतियाँ अधूरी पड़ी हुई थी, ठीक है। इन्होंने मतलब बहुत समय पहले ही भविष्यवाणी भी कर ली थी। भविष्यवाणी मतलब कुछ ऐसे जो चीज़ें बनाई थी, यंत्र बनाए थे जो आज के समय में, आधुनिक समय में जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उस ज़माने में उन्होंने, जैसे हवाई जहाज़ का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, तो इन्होंने उसका अपने
टाइम पर, ठीक है, एक नक्शा बनाया था, ऐसा इन्होंने सोचा था, कल्पना की थी, ठीक है। और उनकी डेथ के काफ़ी समय बाद जो है हवाई जहाज़ का जो है क्या हुआ, खोज हुई, आविष्कार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने समय पर काफ़ी चीज़ों को बनाने की कोशिश करी है, चाहे वो कल्पना से हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इन्होंने मनुष्य के शरीर में, ठीक है, जो रक्त संचरण होता है, यानी कि रक्त का प्रवाह होता है, उसकी भी खोज करी थी। क्योंकि जब ये चित्र बनाते थे तो ये क्या करते थे, ये डेड बॉडीज़ को एग्ज़ामिन करते थे। एग्ज़ामिन मतलब उनका पोस्टमार्टम करते थे, उनकी चीर-फाड़ करके ये, और देखते थे मनुष्य के शरीर में कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं, और उसको फिर स्केच करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये किस रूप में विख्यात हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, और साथ में वास्तुकलाविद भी हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, और नहीं सॉरी, ए, बी और डी, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में तभी पढ़ाऊँगी जब मैं वेस्टर्न आर्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी ही वेस्टर्न आर्ट को भी शुरू करूँ। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ चलेंगी तभी हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और चलो, अगर मेरी इन केस अगर मैं लेट हो जा रही हूँ या फिर नहीं हो पा रहा है वीडियो का, तो आप लोग भी उसको एक बार रीड कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं हैं तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, इनके कामों के बारे में पूरी जो है हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। उसको देख कर ही आपको आइडिया हो जाएगा ये कितने मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड है, कॉर्न वर्शिपिंग द सन है, वो ऑफ भीष्म है, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन है, कृष्ण एंड बलराम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हो जाएगी कॉर्न वर्शिपिंग द सन, ठीक है। वो ऑफ भीष्म इनकी हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकी हो जाएगी शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, यानी कि बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी और डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है नारायण श्रीधर बेंद्रे के प्रसिद्ध चित्रों की पहचान कीजिए, यानी कि एन एस बेंद्रे के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, दी सनफ्लावर हो जाएगी, दी थ्रेसिंग, दी जर्नीज एंड, या फिर द काउ एंड द कॉफ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है। यानी कि दी सनफ्लावर इनकी कृति है और द काउ एंड द कफ इन्हीं की कृति है। तो यहाँ पे ए और डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको आर्टिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आर्टिस्ट को इस तरीके से पढ़ना कि उसकी जो नॉलेज है, यानी कि उनके जो वर्क हैं वो आप अच्छे से देखना, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पेंटिंग पूछी जाएगी तो कभी क्या पूछा जाएगा, उनका माध्यम पूछा जाएगा, ठीक है। कभी मूर्ति पूछी जाएगी तो कभी उसका माध्यम पूछा जाएगा, कभी उसका समय पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम, कभी उसका टाइम पूछा जाएगा, इस तरीके से। तो यानी कि जो हमारे कलाकार या मूर्तिकार हैं उनकी जो कृतियाँ हैं उनका हमें समय भी पता होना चाहिए, उनका मीडियम भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको आर्टिस्ट के वीडियो में ही कवर करा सकती हूँ, अभी हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण उत्पादन हेतु सर्वाधिक उचित मुद्रण कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक चीज़ की बार बार प्रिंटिंग लेना, या फिर ये कह लो कि किसी चीज़ को रिपीटेशन पे प्रिंट करना, ठीक है, उसको बार बार प्रिंट करना। तो उसकी सबसे बेस्ट जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, ठीक है, जल्दी जल्दी जो काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑफसेट हो जाएगा, और ग्रेव्योर हो जाएगा। यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा वर्क हमें देती हैं करके। तो हमारा ए, डी और ई, ए, डी और ई केवल यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। लिथोग्राफी बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, कोलोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से दृश्य संप्रेक्षण में कौन कौन सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन हो जाते हैं दृश्य संप्रेक्षण में, यानी कि जो देखने में चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उसमें संकेत, प्रतीक, संगीत, टाइपोग्राफी या मुद्रण। ठीक है, तो संगीत को तो हम नहीं देख सकते, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आर्ट नोवो की दृश्य गुणवत्ता क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, जैविक है, ज्यामितीय है, रेखा सदृश, पादप है, पुष्पमय अलंकृत है या फिर अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे सही हैं, इसमें सबसे पहले हमारा जैविक, ये भी सही हो जाएगा, ज्यामितीय ये भी सही हो जाएगा, पुष्पमय अलंकृत भी हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फॉन्ट या टाइप वर्क संरचना के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्रॉस बार हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा, लूप हो जाएगा या फिर कैपिटल हो जाएगा। तो इसमें राइट कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सबसे पहला हमारा क्रॉस बार। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा शोल्डर, ठीक है, और फिर हमारा लूप। ठीक है, यानी कि किसी भी अक्षर की जब हम बनावट देते हैं, यानी कि अगर मैं एन बनाती हूँ तो ये जो वाला भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा शोल्डर कहलाता है। तो बेस लाइन जो होती है जहाँ पे हमारे अक्षर खड़े होते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो यहाँ पे संरचना के भाग पूछ रहा है। ठीक है, लूप, लूप हमारे अक्षर की जो बनावट होती है माना यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे निकला रहता है, उसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल कोई नहीं हो जाएगा, बेस लाइन कोई नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे ए, सी और डी, ए, सी और डी हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है विज्ञापन को माना जाता है, क्या माना जाता है, कला माना जाता है, विज्ञान माना जाता है, शौक, व्यापार या फिर प्रदर्शन। देखो यहाँ पे शौक और प्रदर्शन नहीं होगा, कला भी है, विज्ञान भी है और व्यापार भी है। विज्ञापन क्यों करते हैं, व्यापार को बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए तो करते हैं। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार हम इसलिए तो करते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें मार्केट में निकालनी है, बाहर निकालनी है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो उसमें हमें जो है कला भी उसका रूप हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा और फिर ये व्यापार भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कलाकार बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बामापाड़ा बनर्जी हैं और दूसरे हैं हमारे वसुदेव एच पांड्या, ये दोनों हमारे नहीं हैं, बाकी ये सब इससे रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं है पूछा है तो हमको यही वाले चाहिए, ए और ऑप्शन डी। ठीक है, ए और डी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बापूजी जैसे समान शीर्षकों से छापा कलाकृति सृजित की है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे, सबसे पहले हमारे हो जाएंगे नंदलाल बोस और दूसरे हो जाएंगे हमारे ललित मोहन सेन। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने ही ये ऐसा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बी और डी हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन ग्रुप 8 के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, सॉरी, हैं, ग्रुप 8 के सदस्य हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे, जगदीश डे हो जाएंगे, ठीक है, परमजीत सिंह हो जाएंगे और फिर अगले हो जाएंगे हमारे लक्ष्मी दत्त। ठीक है, तो इसमें दत्तोत्रय आपटे और जय झरोटिया नहीं हैं, तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ए, बी और डी। ए, बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पूछ रहा है धातु उत्कीर्ण छापों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे हमारे, इसमें राइट आंसर हो जाएंगे द बैटल ऑफ द सी गॉड्स जो कि मोंटेग्ना की है। ठीक है, मिलान कोलिया जो कि ड्यूरर की है, और एडम एंड ईव जो कि ये भी ड्यूरर की है। ठीक है, तो ये हमारी जो है धातु उत्कीर्ण छापे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ए बी और सी ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राम किंकर बैज की मूर्ति शिल्पों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो राम किंकर बैज के ऊपर मैंने अभी वीडियो डाला था 2-4 दिन पहले, आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके मूर्तियों की पहचान कीजिए। सबसे पहले यक्ष और यक्षिणी इन्होंने बना रखी है, जो कि कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य द्वार पर बनाई हुई है, पत्थर में, ग्रेनाइट में। ठीक है, दूसरी इनकी हो जाएगी इनकी कॉल ऑफ द मिल। ठीक है, और तीसरी इनकी हो जाएगी संथाल फैमिली। यक्ष यक्षिणी और संथाल फैमिली इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए डी और ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। तो धनराज भगत की जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें मोनार्क इन्हीं की हो जाएगी, फिर है ब्राइड, ये भी इन्हीं की हो जाएगी, फिर है कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, ये भी इनकी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए डी और ई, ए डी और ई ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उन छापा चित्रकारों की पहचान कीजिए जो कांस्य कार्य के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने कांस्य में भी काम किया है। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे लक्ष्मणा गौड़ और सोमनाथ होर। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने जो है छापा चित्रकारी के साथ साथ कांसे में भी काम किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन मूर्तिकारों की को पहचानिए जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि मूर्तिकार भी हैं और छापा चित्रकार भी हैं। ऐसे कौन से हैं इनमें, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा राघव कनेरिया, इन्होंने मूर्तिकारी के साथ साथ छापा चित्रकारी भी की है। और दूसरा आ जाएगा इसमें पुष्प माला, ये भी दोनों चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे पास जो है मिलान करने वाले प्रश्न, क्योंकि इसमें देखो हर तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें कथन वाले भी आते हैं, इसमें मिलान वाले भी आते हैं। ठीक है, और इसमें जो सीक्वेंस में लगाने वाले होते हैं क्रम के अनुसार वो भी आते हैं। तो नेट का एग्ज़ाम जो है बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को। वैसे तो अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि टफ़ होता है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत है। देखो कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है, बस उसको जो है पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बनाना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम रट्टे मारे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चीज़ों को उठाइए, उनको एक बार पूरा पढ़िए, और उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करिए, और 2 बार पढ़ने के बाद आप उसको अलग से नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, अगर एक पूरे पेपर में आपने 4 लाइनें इंपॉर्टेंट निकाली हैं, तो उन 4 लाइनों को अलग से नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बुक का पढ़ा हुआ भी थोड़ा बहुत याद रहेगा, और साथ ही साथ वो जो पॉइंट आपने निकाले थे वो हाईलाइट आपके दिमाग में छपे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम मिलान के लिए आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा किसके साथ संबंधित हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। जो है चंदेरी, चंदेरी कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो चंदेरी हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर इसमें पटोला, पटोला कहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा गुजरात से। इक्कत, इक्कत कहाँ से हो जाएगा, उड़ीसा से। ठीक है, और जामदानी हमारा बंगाल से हो जाएगा। यानी कि ए का फोर्थ देखो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। अगर इसमें आपकी किस्मत अच्छी रही तो अगर एक भी ऑप्शन आपको आता है तो उसी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वरना बाकी सबको भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही चीज़ देखिए कि ए का 4 यहाँ पे है और ए का 4 अन्य किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रस की, ठीक है। तो रस किससे संबंधित हो जाएगा? रस हमारा कौन सा है? रस हमारा हो जाएगा करुण, ठीक है। अब आप लोग ये मिलान करके देखिए कि ए का सेकंड किस में आ रहा है। तो ए का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, बी का कौन सा हो जाएगा? विभाव का आलंबन हो जाएगा। फिर सी का कौन सा हो जाएगा? आंगिक हो जाएगा। अभिनय आंगिक से संबंधित होता है। और व्यभिचारी जो भाव होते हैं वो कैसे होते हैं? चिरस्थायी मनोभाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, आपको अगर एक भी आ रहा है तो आपके सारे जो है राइट आंसर हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान और दिमाग लगाया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो खजुराहो है, आपको पता है खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर। तो बी में पहला जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिएगा आप। तो बी में पहला ऑप्शन केवल एक में ही है। फिर हम दूसरों को भी देख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। ए का भुवनेश्वर अनंत वसुदेव मंदिर यहाँ पे पाया जाता है, और महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ मिलता है, और एलोरा कैलाश मंदिर से संबंधित है। तो ये सारे ही आपको पता होंगे। अगर एक आधा आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन में चेक कर लिया कीजिए, अगर दूसरे में नहीं है तो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं घनवाद। घनवाद का जो समय है वो क्या है, ठीक है। वैसे अगर मैं बता दूं, घनवाद का जो समय है वो 1907 है, ठीक है। आप लोग इसी से चेक कर लीजिए। ए में सेकंड, ए में सेकंड केवल दूसरे ऑप्शन में है। तो चलिए बाकियों को भी देख लेते हैं। सैलोन दी रिफ्यूजेस, सैलोन दी रिफ्यूजेस का जो संबंध है वो 1863 से हो जाएगा। क्या बी का फोर्थ है? बिल्कुल बी का फोर्थ है। फिर यहाँ पे वैन गॉफ है। वैन गॉफ का जो टाइमिंग है वो है 1853। क्या सी का फर्स्ट है? बिल्कुल। और फिर है दादावाद, दादावाद का एक ही बचा है 1916। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कर्निंग है वो किससे संबंधित हो जाती है? देखिए ये जो है ना, ये सब जो है हमारे टाइपोग्राफी से संबंधित प्रश्न है। इस तरीके से कर्निंग, लीडिंग, लैनियन, पीका, ये सब हमारे टाइपफेस से संबंधित चीज़ें हैं, और ये हम जो है अपनी ग्राफिक आर्ट्स वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कर्निंग क्या होता है। दो अक्षरों के बीच के स्थान, ठीक है, यानी कि दो अक्षरों के बीच के स्थान का जो समायोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए और बी, ठीक है, तो इनके बीच का जो ये जगह है, ठीक है, ये जो जगह है इसी को हम क्या कहेंगे? कर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए का थर्ड आपको कहीं दिखाई दे रहा है, दो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लीडिंग की। लीडिंग का मतलब क्या होता है? टाइप के लाइनों के बीच का समायोजन, ठीक है। यानी कि अगर एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी, एक लाइन यहाँ पे लिखी टाइप करते हुए, तो ये जो बीच का समायोजन है, बीच का स्थान है, इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आप देखिए बी का कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो आपका राइट आंसर थर्ड ही हो जाएगा। इसी तरीके से सी का लेनियल। लेनियल क्या होता है? समान आघात वाले अक्षर होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं। और पी का जो होती है हमारी टाइपोग्राफी में लंबाई की माप को हम पी का कहते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न भी हमारा इसी तरीके का है, इसमें मिलान करना है हमें, ठीक है। तो रिंगलेट का जो है संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अलंकारात्मक से, ठीक है। अलंकारात्मक से इसका संबंध हो जाएगा, यानी कि डेकोरेटिव, सजावटी, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचुरा जो है सेंसेरिफ से रिलेटेड है, ठीक है, सेंसेरिफ से रिलेटेड है। और वास्कर विले जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वह संकर
संक्रमणात्मक सेरिफ से हो जाएगा ट्रांजेशनल सेरिफ, ठीक है। और यहाँ पे बोदोनी, बोदोनी हो जाएगा मॉडर्न सेरिफ से, ठीक है। यानी कि ए का सेकंड, ए का सेकंड बी का थर्ड, ठीक है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैन एवरिल, जैन एवरिल का संबंध किससे हो जाएगा? तुजुक लोथरिक से हो जाएगा, ठीक है। तुजुक लॉथरिक से हो जाएगा। अंटिल डेथ, अंटिल डेथ का किससे हो जाएगा? फ्रांसिस्को द गोया से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड से, तो यहाँ पे देखिए ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकियों को आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो टिम्पन का संबंध किससे हो जाएगा? टिम्पन जो हो जाएगा वो हमारा लिथोग्राफी से संबंधित हो जाएगा। ब्लैंकेट किससे हो जाएगा? ब्लैंकेट ऑफसेट से हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंकेट ऑफसेट से हो जाएगा। मास्टर कॉफी सेरीग्राफ से हो जाएगा, ठीक है। और बर किससे हो जाएगा? इंटेंग्लियो से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं हम क्या है, क्या पूछ रहा है। अगस्त रोंदा, अगस्त रोंदा का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रभाववाद से, ठीक है। और पाब्लो पिकासो किससे हो जाएंगे? घनवाद से हो जाएंगे। बर्निनी किससे हो जाएंगे? प्रारंभिक नवजागरण से हो जाएंगे। और लोरेंजो की भर्ती बारोक कला से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए का सेकंड, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा। एक मिनट, ये सॉरी, ये गलत हो गया मुझसे ना थोड़ा, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे जो है अगस्त रौंदा जो है वो हमारे किससे हो जाएंगे? प्रभाववाद से हो जाएंगे, ठीक है। पाब्लो पिकासो हमारे घनवाद से हो जाएंगे और बर्निनी हमारे बरोक से और लोरेंजो की भर्ती प्रारंभिक नवजागरण काल से हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ शासकों के काल हैं का समय दिया हुआ है, उनके साथ हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल का जो समय था वो कितना था? वो था 325 से 184 BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। शुंग काल का जो समय था वो कितना था? वो था 184 से 72 BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। मौर्य के बाद शुंग काल आया, ठीक है। उसके बाद पूछता है गुप्त का क्या समय था? गुप्त का था 319 से 680 यानी कि ईस्वी पूछ रहा है, ठीक है। चालुक्य का फिर 550 से 642, ठीक है। तो यहाँ पे ए का फोर्थ, ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस तरह के प्रश्नों में बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित टिजियानो वैसिलिस चित्रों के कालक्रम का चयन कीजिए। यानी कि अगर आपको उनकी कृतियों का क्रम लगाना है तो उसके लिए आपको उनका समय याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉरशिप ऑफ उर्बिनो, तो इसका जो निर्माण हुआ था ये इन्होंने किया था 1534 में, ठीक है। कब किया था? 1534 में। फिर है रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा का जो इन्होंने निर्माण किया था वो किया था 1560, ठीक है। कब किया था? 1560 से 62, ठीक है, 62, ठीक है। तो इस समय इन्होंने इसका निर्माण किया था। फिर है एडम एंड ईव, इसका जो समय है एडम एंड ईव का, इसका समय हो जाएगा 1504, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1504। फिर हमारा जो पिएटा है इसका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1498, ठीक है, 1498 यानी कि 1498 टू 99, ठीक है, ये इसका समय हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सबसे पहले कौन बना। सबसे पहले बना पिएटा, उसके बाद बना जो है हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले हमारा डी और फिर हमारा सी और फिर उसके बाद हमारा ए और उसके बाद हमारा जो है बी। तो यहाँ पे डी सी ए बी, डी सी ए बी,
मैंने गलत लगा दिया क्या? एक मिनट, इसको ज़रा 1498, ठीक है। यहाँ पे डी हमारा पहले हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी सी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। डी सी हमारे पास ये तो है, पर इसमें बी ए दिया हुआ है। बी ए 60 के बाद 34 थोड़ी आएगा, ए बी होना चाहिए था ना। यानी कि सबसे पहले तो यही आ जाएगा, उसके बाद 1504 आ जाएगा, उसके बाद 1534 आना चाहिए ना, ए और बी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो राइट क्रम है वो यही है। अब आप लोग उसको जो है, जो आपको मैच लगता हो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामल्ला शैली में कुड्डू होरसुजू अर्चेज के विकास के बारे में सही कालक्रम का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें हमें इनका समय देखना है। मदुरै, पांडियन, चोल, विजयनगर, पल्लव, इनका जो समय है वो क्या हो जाएगा। देखिए, मदुरै का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा 17वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है। पांडियन पांडियन हो जाएगा 14वीं शताब्दी, ठीक है। और सॉरी, पांडियन हो जाएगा 10वीं शताब्दी, ठीक है। पांडियन हो जाएगा 10वीं शताब्दी, चोल हो जाएगा 9वीं शताब्दी, ठीक है। और जो है पल्लव हो जाएगा 7वीं शताब्दी। यहाँ पे पल्लव हो जाएगा 7वीं शताब्दी। और कौन रह गया? चोल 9वीं, विजयनगर विजयनगर हो जाएगा 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्रम है वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले कम किसका है भैया? कम है पल्लव का, ठीक है। तो पल्लव 7वीं है, फिर 9वीं चोल है, यानी कि पल्लव पहले आ जाएगा, ई पहले आ जाएगा ये, ठीक है। ई पहले आ गया, फिर उसके बाद चोल है 9वीं शताब्दी, फिर बी है पांडियन 10वीं शताब्दी, फिर डी है विजयनगर जो कि 14वीं शताब्दी है, और फिर ए है सबसे लास्ट में मदुरै, ठीक है, जो 17वीं से 8वीं शताब्दी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं वेद, उसके बाद क्या आते हैं? वेद के बाद आते हैं अरण्यक, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, और उसके बाद क्या आते हैं? अरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद, यानी कि तीसरा, और उसके बाद आते हैं रामायण, यानी कि चौथा। यानी कि हमारा राइट आंसर है CBAD, CBAD। तो ये हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पूछता है निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सॉरी, इसमें हम देखते हैं राफेल की जो डेट ऑफ बर्थ है या जो उनका समय है वो क्या है। इनका समय है 1483, ठीक है। कितना है? 1483, 1483। लियोनार्डो दा विंची का जो समय है वो कितना है? इनका है 1452, यानी कि 1452। माइकल एंजेलो का जो समय है वो कितना है? माइकल एंजेलो का समय है 1475, ठीक है। और यहाँ पे कैरावेजियो का जो समय है वो कितना हो जाएगा? कैरावेजियो का समय हो जाएगा 1573। तो सबसे यंग इसमें कैरावेजियो ही है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे पहले कौन आए? लियोनार्डो दा विंची आए, यानी कि बी हमारा पहले आ जाएगा। तो बी हमारा 2 में है। उसके बाद हम देखते हैं, आप समय से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 52 के बाद 75, यानी कि लियोनार्डो के बाद माइकल एंजेलो, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ। वैसे तो अगर आपने थोड़ा बहुत वेस्टर्न पढ़ा भी होगा तो आपको आइडिया भी होगा, ये हाई रेनेसा यानी कि उच्च पुनर्जागरण के जो हैं तीनों कलाकार हैं। सबसे पहले इसमें लियोनार्डो दा विंची है, फिर माइकल एंजेलो है, फिर राफेल है, और उसके बाद में कैरावेजियो है जो काफ़ी समय बाद आए। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा CBAD, CBAD हमारा आंसर 4th ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पोस्टर डिज़ाइन की प्रक्रिया को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहले हो जाता है कुछ संभावित अनुशीर्षक तैयार करना। सबसे पहले
हम शीर्षक तैयार करेंगे। उसके बाद विचारों को दृश्य के रूप में, ठीक है, विचारों को दृश्य के रूप में ढालना यानी कि सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चुनिंदा थंबनेल से कच्चा स्वरूप तैयार करना, ठीक है, ये हमारी जो है अगली प्रोसेस रहेगी यानी कि ए। फिर उसके बाद है वास्तविक आकार की पूर्ण कलाकृति तैयार करना, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कलाकृति को संभालना और उपयुक्त जो है छापा प्रक्रिया से छापना। ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो DCABE, DCABE ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है इसमें, देखो सबसे पहले आती है मिस्र की हाइरोग्लिफ्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें मिस्र की हाइरोग्लिफ्स आ जाएगी। उसके बाद क्या आता है, पेपिरस और लेखन आता है, ठीक है, यानी कि ए। फिर इसमें अगला क्या आता है, लैटिन अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि ई। और फिर इसमें क्या आ जाता है, रोमनस्क गॉथिक पांडुलिपि आती है, ठीक है, यानी कि बी। और फिर गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप इसमें आ जाएगी यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। CAEBD, CAEBD, ठीक है, ये हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि सारा जो है अभी इसी में कंप्लीट करा दूँ। मैं तीसरा पार्ट नहीं बनाना चाहती क्योंकि फिर बार बार वीडियो बहुत परेशान होते हैं ढूंढने में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं कि ये कितना जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कराने की। क्वेश्चन अभी भी काफ़ी हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, जापानी युकियो ई छापा कारोबार को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे कलाकारों का चयन यानी कि ई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे चित्र को स्थानांतरित, ठीक है, यानी कि हमारा बी। फिर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे डिज़ाइन का उत्कीर्णन, ठीक है, डिज़ाइन का उत्कीर्णन। फिर आ जाएगा मुद्रण, ठीक है, मुद्रण यानी कि सी। और फिर आ जाएगा प्रकाशन, ठीक है, यानी कि डी। EBACD ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं जन्म वर्ष के अनुसार सही कालक्रम, ठीक है। फ्रांसिस्को गोया का जो जन्म हुआ था वो किस समय हुआ था, यानी कि इनका जो समय था वो कब था, तो वो था 1746 से 1828, ठीक है, 1746, 1746 और 1828, 1828, ठीक है। रेम्ब्रा का क्या हो जाएगा, रेम्ब्रा का हो जाएगा 1607 से 1669, ठीक है, क्या हो जाएगा 1607 से 1669। आंद्रे मोंटेग्ना का क्या हो जाएगा, आंद्रे मोंटेग्ना का हो जाएगा 1431 से 1506, 1431 से 1506, ठीक है। और यहाँ पे एल्बर्ट ड्यूरर का क्या हो जाएगा, एल्बर्ट ड्यूरर का हो जाएगा 1471 से 1528, 1471 से 1528, यहाँ पे ड्यूरर का हो जाएगा। विलियम होगार्थ का क्या हो जाएगा, विलियम होगार्थ का हो जाएगा 1667 से 1764, 1667 से 1764, ठीक है। अरे दोबारा लिखना पड़ेगा, फ्रांसिस्को गोया। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, ठीक है। मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएंगे आंद्रे मोंटेग्ना, ठीक है। दूसरे पे आएंगे अल्बर्ट ड्यूरर, तीसरे पे आएंगे रैम्ब्रा, फिर आएंगे विलियम होगार्थ और फिर आ जाएंगे फ्रांसिस्को दा गोया, यानी कि CDBE ये हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो शंखो चौधरी का जो समय है वो है 1916 से 1916 से 2006, शंखो चौधरी का ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे सतीश गुजराल का क्या हो जाएगा 1925 से
1925 से 2020, ठीक है। और फिर सोमनाथ होर का क्या हो जाएगा, 1921 से 2006 यहाँ पे उनका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अमरनाथ सहगल का क्या हो जाएगा, अमरनाथ सहगल का होगा 1922 से 2007, 1922 से 2007 यहाँ पे उनका समय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा 1916 यानी कि शंखो चौधरी ए, ठीक है, शंखो चौधरी। फिर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है, सोमनाथ होर। फिर आ जाएगा हमारा अमरनाथ सहगल यानी कि थर्ड डी। और फिर आ जाएगा फोर्थ पे सतीश गुजराल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ACD बी, ACD बी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, यहाँ पे कांस्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा देखेंगे हम। सबसे पहले आ जाएगा मॉडलिंग, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। फिर आ जाएगा स्यूनिंग एंड वेटिंग, ठीक है, सॉरी स्पूनिंग। तो यहाँ पे ए स्पूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डी वैक्सिंग, ठीक है, यानी कि सी। फिर आएगा पोटेशियम यानी कि बी। और फिर आएगा वैक्सिंग, 1 मिनट, DACB, ये इसमें 5 है ना, तो मैंने इसमें कोई मिस कर दिया शायद ना। सबसे पहले आएगा इसमें क्या आएगा, मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग यानी कि डी, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे स्पूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट, ए, ठीक है। फिर आएगा इसमें वैक्सिंग यानी कि ई, ठीक है। फिर आएगा इसमें डी वैक्सिंग, ठीक है, यानी कि सी। फिर आएगा इसमें लास्ट में पैटिनेशन बी। तो DAECB इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम। आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। मैंने जो कथन वाले थे उनको अभी स्किप किया है जानबूझ के, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और उन सबको मैं लेकर ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो उनकी सीरीज़ में अलग से बनाऊँगी, तो उसमें उनको ऐड अप कर दूँगी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हम जो है देखते हैं, ठीक है, कि क्या प्रश्न पूछे हैं इसमें। तो पूछ रहा है निम्नलिखित स्मारक, ठीक है, निम्नलिखित जो स्मारक है उसका अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि किस स्थान का ये प्रतिनिधित्व करता है। अग्रभाग, ठीक है, स्मारक का जो अग्रभाग है वह किस चीज़ को दर्शाता है। तो जो इसकी बनावट है वो आप लोगों देखिए, सॉरी, आप लोग देखिए कि ये किसकी याद दिलाता है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजंता, ठीक है, अजंता के जैसा ये हमें लगता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा दूसरा प्रश्न है, यह स्मारक किस राज्य में स्थित है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है इससे संबंधित, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस आस्था का शानदार उदाहरण है, ठीक है। तो अब अजंता जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी जो है महायान से ही संबंधित हमें लगता है, ठीक है, महायान चैत्य हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पे कहता है कि यह स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें धर्म पूछा गया है, तो धर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो धर्म हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बौद्ध धर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्मारक के निर्माण काल की पहचान कीजिए, यानी कि इस स्मारक का जो निर्माण काल है वो कौन सा है। तो गुप्त काल में ये बनाया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न में ये भी आप लोगों के पास एक चित्र है, इसको देखकर आपको आंसर करना है ये चित्र किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो चित्र है, ठीक है,
ये जो सॉरी ये जो चित्र है ये किस संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं चित्र को ये किस संग्रहालय में रखा गया है। ये रखा है नगमा। ठीक है, नगमा NGMA। ठीक है, नगमा में ये रखा गया है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा की फुल फॉर्म होती है, तो ये यहाँ पे रखा गया है। अगला प्रश्न हम इसको देखते हैं। प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंध रहा। ठीक है सॉरी यानी कि जिस चित्रकार ने इसको बनाया है वह किस स्कूल से संबंधित था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, बंगाल। अगला देखते हैं, इस चित्र का शीर्षक बताइए। तो इस चित्र का शीर्षक है राधा विरह। अगला देखते हैं, इस चित्र के माध्यम की पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान पहचान इसको किस में बनाया गया है, इसको बनाया गया है टेम्परा में। ठीक है, टेम्परा में, किस में बनाया गया है, टेम्परा में। ठीक है, अगला देखते हैं, इस चित्र के चित्रकार कौन है। इस चित्र के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। ठीक है, कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस। यानी कि राधा विरह जो है नंदलाल बोस की कृति है और ये नगमा में रखी हुई है जिसका माध्यम जो है टेम्परा है। ठीक है, और ये फ़िलहाल वर्तमान में संग्रहित है NGMA में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे जो है क्वेश्चन इतने ही हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन मैं उनको ज़रूर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अब एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना इम्पॉसिबल है, या तो आपको 1.5 घंटे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, पर इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकता कोई भी। वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ठीक है, और छोटी छोटी वीडियो को हम देख लेते हैं। अगर आप 2-3 पार्ट्स को एक साथ भी देखोगे तब भी आप उनको देख पाओगे, लेकिन जब लंबी 2-2.5 घंटे की वीडियो मेरे सामने होती है हम उसको एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूं कम समय में। और दूसरी बात ये है कि मैं हो सकता है कुछ समय के बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी आ जाऊँ, यानी कि एक समय एक साथ फिक्स करूँगी। जब मैं लाइव क्लास लूँगी तो उसमें आप जो है समय पर, उसी समय पर जवाब भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है वो शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और समय के साथ साथ मैं अपनी जो है स्पीड भी थोड़ी बढ़ा दूँगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। 1 घंटा ही हो गया लगभग, फिर मिलते हैं आपको। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, धन्यवाद।